सेवन वेलकम, संख्या जितना भी हो वेलकम बैक। सो फाइनेंसिंग डिसीजन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे। फाइनेंशियल डिसीजन अभी तक हमारा क्या चल रहा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चल रहा था। अब जो भी है ठीक है, जस्ट सिंगल मिनट। तो टुडे विल डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हम समझाते रहेंगे आगे। यही बात है, पहले हम देखेंगे कैसा इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे डिसीजन लेना है, उसके लिए बहुत सारा टेक्निक्स था। तो आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल रेज करवाने के लिए वो कौन कौन से टेक्निक्स तरीके हैं जिसको हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद जाकर के हम कैपिटल रेज करवा सकते हैं। तो ठीक है, आई एम मॉनिटरिंग विथ माई स्मार्टफोन ऑल्सो, इट्स लुक्स गुड, नो प्रॉब्लम आज सच आई एम फेसिंग। नेक्स्ट, सो दीज आर द लर्निंग आउटकम्स। ये तो अभी का मतलब पढ़ने का टाइम नहीं रहा, ठीक है। इट्स बिट स्लो, आई डोंट नो फॉर व्हाट इट्स रनिंग टू स्लो, जस्ट ए सिंगल। ओके, व्हाट आर माय सो हियर यू गो। लर्निंग आउटकम्स ये था कि हमको बिजनेस एंटिटी को फाइनेंस करने के लिए क्या क्या सोर्सेस होगा उसको पता करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको सेल्फ असाइनमेंट, ठीक है। सेल्फ असाइनमेंट ये रहा आपके लिए बाबू। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस पढ़ दोगे, सब कुछ पढ़ा हुआ है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस एकदम थियरी चैप्टर है जिसको कि बिल्कुल हम स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। तो है ही ना कॉन्सेप्ट, वेरियस सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस यू ऑलरेडी नो, ठीक है। आप 12th में पढ़ रखे हो, उसके बाद भी आप पढ़ रखे हो, लाइक डेब्ट फाइनेंसिंग एंड द equity financing. So various types of debt and equity financing can be understood by self, no problem at all if you will emphasis, give an emphasis to it. Next चैप्टर रिव्यू बाबू देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको समझा देते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है हल्का में, फिर आगे बिल्कुल चलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए। वेरी स्पीड अप, हम यहाँ पे एकदम चैप्टर ही ख़त्म करने वाले हैं सर। जुड़े रहिए ताकि आपको कुछ पता चले, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, लास्ट तक रहना। बैठे एक कैलकुलेटर चाहिए होता है, और बाबू कॉपी पेन लेकर के बैठो, यूं पैर के ऊपर पैर रख के मत बैठा करो। एग्जाम सर में है, ठीक है। नहीं सर ऑनलाइन ही तो है, हाँ ठीक है, वही मुसीबत है बाबू, ठीक है। अब तुम्हारा ज़िंदगी में मुसीबत वही है, ठीक है ना। चलो आगे देखो कि दोस्त होते किस लिए है। लेट पुट ए स्माइल ऑन द लिप्स। सर दोस्त होते किस लिए है, एग्जाम तो ऑनलाइन है। अबे दोस्त फेल करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब कुछ पूछेगा, हाँ देख आगे हो गए भाई दोस्तों के भरोसा फेल, बता। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स, इस सब को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या चीज़ होता है। चलिए हम बिल्कुल इसको पर डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और आप समझने वाले हो, बिल्कुल समझने वाला है। ये है कंपनी, हम लाए किसी से उधारी, सपोज किसी से उधारी, ये एक पोर्शन है, ठीक है। या तो इस पोर्शन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, या तो ये बैंक है। चलिए जो भी है, ये बैंक है, ये कंपनी है, वहाँ से हम लाए लोन, ठीक है। लोन जितना भी अमाउंट लाए वो लोन फ्री में नहीं मिलता। बहुत स्पीड बात करने वाले इसलिए जल्दी बात करें, नहीं तो हम एक छोटे छोटे मतलब पॉइंट्स को हम बहुत लंबा समझाते थे, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ है नहीं टाइम, और वैसे भी हम आधा घंटा लेट चल रहे हैं। तो ये कंपनी को चाहिए होता लोन, लोन फ्री में नहीं मिलता, कंपनी उसके लिए बैंक को कुछ देगा। आप पूछोगे आप लोग क्या देगा सर, वो तो हमको पता है, इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना। तो कंपनी को देना पड़ता है इंटरेस्ट, ठीक है। आप जब लाते हो कैपिटल बहुत भारी रकम में लाते हो, लेकिन इंटरेस्ट तो बैच तो उसका थोड़ा 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 सा देना पड़ता है ना, लेकिन देना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको फ्री स्कीम लगा रखे हैं, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ लेने के लिए संसार में कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है, ठीक है, यही बात है। तो कुछ पाने के लिए थोड़ा सा हल्का सा कुछ खोना पड़ता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही खोएगा, नहीं तो इंसान तो प्रॉफिट में कैसे जी रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, तो कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है बाबू, यही बात है। इंटरेस्ट दे रहे हो या फिर किसी को डिविडेंड दे रहे हो, कुछ भी तो दे रहे हो, इस तौर पे दे ही रहे हो। नाउ आपको अगर लग रहा है बैंक को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो आप गलत हो। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अब क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं,
तो जितने भी सारे पॉसिबिलिटीज पे आउट्स हो सकते हैं इस कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पे होने हैं डिस्कस। तो इंटरेस्ट ही नहीं दिया जाता बाबू, उसके बाबू और भी है। कभी कभार बैंक जब आपको लोन देता है तो आपको पता होगा प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है, जो भी लोन किया है उसको पता ही है, प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है, ठीक है। इतना ही नहीं, कभी कभार ब्रोकरेज भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों को फंड करने के लिए ब्रोकर लग जाते हैं, और ब्रोकर के जरिए ये बैंक देता है, तो ब्रोकरेज भी लगता है कभी कभी सल्टाने के लिए। और मान लो और भी कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जैसे आप इस लोन को ले रखे हो, फाइन्स पेनल्टी तो लगेगा, सोच रहे हो फाइन्स एंड पेनल्टीज तो आपको लगेगा। तो ये मान लो 4 थी। अब हम क्या बताए, कंपनी से आप बैंक से ले रखे हो लोन, और इस लोन के लिए आपको क्या देना पड़ जा रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ा, प्रोसेसिंग फी आप दे रखे थे, ब्रोकरेज दे रखे थे। ये किस टाइम ना, आप जब लोन लिए थे, ठीक है ना, और फीस और पेनल्टी टाइम टू टाइम दे रहे हो, और आप इंटरेस्ट तो दे ही रहे हो, और इंटरेस्ट तो दे ही रहे हो। तो ये 5 चीज़ दिया जा रहा है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम क्या बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं, अब जो भी पे आउट करते हो लेंडर को, जो भी पे आउट करते हो लेंडर को, जो भी पे आउट करते हो लेंडर को, या तो कैपिटल लेने के लिए, या तो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। 2 चीज याद रखो, या तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और कैपिटल, और मेंटेनेंस देयर ऑफ, मेंटेनेंस देयर ऑफ, उसको मेंटेन करने के लिए कैपिटल में, उस फाइनेंस को, उस लोन को मेंटेन करने के लिए, सर्विस देने के लिए, कवर करने के लिए आप जो जो भी कॉस्ट आप उठा रहे हो, ये सारे सारे जो जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो, जो जो भी कॉस्ट उठा रहे हो, जो जो भी आपके नुकसान हो रहे हैं, समझ रहे हो बात, उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर से बात करेंगे, उसको कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, फिर आगे बात करेंगे। सो नाउ एनी अमाउंट पेएबल टू द लेंडर और द लोन प्रोवाइडर, फंड प्रोवाइडर, कैपिटल प्रोवाइडर, सिर्फ लोन ही तो नहीं, कैपिटल भी तो है, शेयर भी तो है, शेयर कैपिटल भी, तो टू द फंड प्रोवाइडर, टू द कैपिटल प्रोवाइडर, ठीक, इन शेप ऑफ एनीथिंग, इंटरेस्ट, ब्रोकरेज, फीस, पेनल्टी, फ्लोटेशन कॉस्ट, चार्जेस, एनीथिंग, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये था प्राइमरी। उससे आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। अगर ये सारे के सारे कॉस्ट को, आप ये सारे के सारे कॉस्ट को पर ईयर में कन्वर्ट कर दोगे, पर ईयर, समझ में आई बात, दैट मीन्स पर एनम, ठीक है, पर एनम कन्वर्ट कर दोगे, एक हो गया। दूसरा हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे, समझ रहे हो बात, परसेंटेज में, दैट मीन्स कि 15% पर एनम। ध्यान से, तो ऑल दीज आर द एक्सपेंसेस, बट दीज आर द एक्सपेंसेस which are the permanent expenses, like this is one time expenses. Some costs are regularly recurring in nature, but all these are expressed in the terms of percentage per annum. Exactly this percentage per annum is called the cost of capital. Percentage per annum is called the cost of capital. तो यहाँ पे हम बता सकते हैं, सपोज हमको मिला 15% पर annum, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेप्ट, आपका जो उधारी था यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, उसको बाद में बताएंगे, कैपिटल के स्मॉल डी में लिखा जाता है, दैट इज 15%, ठीक है। थोड़ा बहुत तो सब कोई देख ही लिया हो, बुक और पढ़ लिया, कोई समस्या नहीं। द कॉस्ट ऑफ डेप्ट यहाँ पे जिसको कहते हैं केडी इज द 15%। अंडरस्टूड बाई पॉइंट, दिस इज द थिंग, दैट मीन्स अब क्या समझे, एनी अमाउंट पेएबल टू द कैपिटल प्रोवाइडर, अब लिखो तो सही, इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड, फीस, पेनल्टीज, अंडरस्टैंड द पॉइंट, ब्रोकरेज, फ्लोटेशन कॉस्ट, ब्रोकरेज कमीशन, अंडर राइटिंग, एनीथिंग, कुछ भी पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल प्रोवाइडर को, दैट में बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर एनम। अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट कॉल्ड परसेंटेज। रेट तो हमेशा पर एनम ही होता है, व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज और रेट, दैट इज व्हाट कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी क्या समझ में आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कितना रुपया नहीं, कितना रुपया नहीं, हालांकि कितना परसेंटेज का हो गया, समझ में आई बात, यही बात है बस। उसका नाम कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिखाई दे रहा है, कहीं पे रेट ऑफ कैपिटल नहीं लिखा, मतलब लिखा जा रहा है। तो इस भ्रम में मत रहना कि आपको यहाँ पे अमाउंट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, अमाउंट में नहीं एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे परसेंटेज में आपको एक्सप्रेस करना पड़ जाएंगे, ठीक है, यही बात है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या इंक्लूडेड है, देखो, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, डेप्ट का भी तो कुछ रेट है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हाँ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेने के लिए भी तो उनको डिविडेंड दिया जाता है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब क्या, इक्विटी लेने के लिए उनको भी तो डिविडेंड दिया जाता है। सर वो ओनर है, अब ओनर के लिए नहीं, एनी अमाउंट टू एनी टाइप ऑफ कैपिटल प्रोवाइडर, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। इक्विटी शेयर्स हैं तो क्या हुआ, हम कंपनी में जब बैठे हैं, कंपनी से तो वो पैसा ले ही रहे हैं ना।
अब हम अकाउंट्स कंपनी के लिए करते हैं, हम फाइनेंस मतलब जो भी मैनेजमेंट कंपनी के लिए कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को भी दिया जाता है डिविडेंड, इसलिए वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहा जाता है। क्यों? डिविडेंड देने की वजह से, पे आउट करने की वजह से वो भी एक तरह कंपनी का नुकसान ही है, नॉट एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर, नुकसान ही है, क्योंकि कंपनी उसमें से खोखला हो रहा। अगर वो पैसा नहीं दिया जाता इक्विटी शेयर होल्डर को तो हमारे पास पैसा बच जाता, तो कंपनी और भी डेवलप कर पाता। समझ में आई बात? दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉस्ट। सो कोई भी, या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, या तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट उनको मतलब जो डिवेंचर होल्डर को दिया जा रहा है या फिर लोन प्रोवाइडर को दिया जा रहा है, सबको ही हम कॉस्ट मानेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, या तो रिजर्व सरप्लस को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे हमको कॉस्ट उठाना पड़ता है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग, बाद में देखेंगे वो सब कैसे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड, हाँ, उसके बाद फाइनली ये सारे के सारे डेब्ट, प्रेफरेंस, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ अर्निंग। एक तो लोन का इतना प्रतिशत हो गया, मान लो 15% कॉस्ट है, इसका मतलब समझ रहे हो कि 15% बाई अकोमुलेटिंग ऑल, ये 15% इसमें सब है, ठीक है, आपकी ब्रोकरेज फी, कमीशन चार्जेस एटसेट्रा सब है। और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस सपोज 9% हुआ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सपोज 10% हुआ, दिस विल बी द 11%। नाउ अलग अलग, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ percentage, various types of rate for maintaining debt, preference, equity earning. Now on an average, we can say on an average कितना परसेंट का हमको लोगों को बैच देना पड़ रहा है या फिर कॉस्ट उठाना पड़ रहा है। समझ रहे हो? अभी कॉस्ट का मतलब क्या हुआ परसेंटेज में? मतलब वट एवर मे बी पेड टू द कैपिटल प्रोवाइडर, कितना प्रतिशत देना पड़ रहा है। सपोज ओवरऑल में आया 12%, ओवरऑल में आया 12%। समझ में आ रहा है बात? तो अभी सिर्फ और सिर्फ डेप्ट को देखें तो डेप्ट वालों को दिया जा रहा है 15% इन ऑल टोटल। ऑल टोटल हम देख रहे हैं, डेप्ट हो या फिर इक्विटी हो, सबको मिला करके 12% दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 100 रुपया फंड उठाने के लिए बाजार से हमको लोगों को 12 रुपये देना पड़ जा रहा है इन टोटल। बाय accumulating all types of the capital in total we have to pay 12 rupees for gathering 100 rupee capital. This is the thing, understand the points? तो इस 12 रुपये को कहा जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC, वाक, समझ रहे हो? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है जब सम अप करेंगे। बस एंटायर चैप्टर है ये, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा माथापची किए, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगाया और हम बताए थे यहाँ पर स्पीड लर्नर बहुत जल्दी सीखेंगे, जो स्लो लर्नर है थोड़ा ऑब्जर्व करके काम को आगे बढ़ाते जाएंगे। यही हमारा एंटायर मुद्दा था, ठीक है। तो इसको फिर बाद में डिस्कस हम करेंगे। चलिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग हमको बिल्कुल ही समझा दिए, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों चाहिए, फिर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में फिर से बता दे रहे हैं कि आपको वेरियस टाइप्स ऑफ फंड उठाने के लिए या फिर कोई एक टाइप की फंड, मान लो ये है डिवेंचर्स, तो इस डिवेंचर्स की पैसा हम लाए हैं, अब उनको थोड़ा कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं और भी हो सकता है, डिस्काउंट भी तो है, अंडर राइटिंग भी है, एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड, लॉस इनकर्ड ड्यू टू एक्वायरिंग और मेंटेनिंग एनी टाइप ऑफ फंड if that expenses expressed in the terms of percentage, that is what called cost of capital। समझ में आई बात? और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंग्लिश लेटर के में डिनोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि सी अब्रीविएशन रखा जाता, तो इसके लिए और बहुत कुछ है। सी का मतलब कैपिटल भी है, सी का मतलब और भी है, समझ रहे हो? इसलिए के लिखा गया है, यही बात। सी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, कैपिटल भी है, बहुत कुछ है, के लिख दिया गया कैपिटल, यही बात। और वैसे भी हम सच बताए, ये थ्योरी मतलब ब्रिटेन तरफ से, इटली तरफ से आया है, दैट्स वाई चेंज होते होते, मॉडिफाई होते उन लोग के यूज़ करते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? यही बात। चलिए आगे देखो। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही था। हमको क्यों चाहिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल? फ्रेमिंग डेप्ट पॉलिसी ऑफ ए फॉर्म, ये डेप्ट की पॉलिसी फ्रेम करने के लिए, टेकिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो हमको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों चाहिए हम बता रहे हैं। जब आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता चलेगा, दैट मीन्स कि हमको इन टोटल कितना परसेंट देना पड़ेगा बैंक को, इन टोटल कितना परसेंट देना पड़ेगा बैंक को, इन टोटल इंटरेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। अगर हमको पता चला कि बैंक को 15% देना पड़ेगा, तब हम उनसे जो पैसा लेंगे, अगर उससे इस 15% से ज़्यादा अगर नहीं कमाएंगे तो लोन लेंगे ही क्यों? अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? दैट्स वाई वी नीड टू नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज वील इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स। समझ रहे हो? इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स। अगर वो प्रोजेक्ट मान लो 30% कमाई होगा, तो हम 15% दे देंगे और 15% हम क्या पास रह जाएगा। समझ रहे हो भाई बात? तो 30% हम कमा लेंगे यहाँ पे, तो उसको मेंटेन किया जा सकता है। सपोज ये
15% से बैंक हमको दे रहा है और वी विल अर्न फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट ओनली द 12%, देन इट्स आवर लॉस। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। 3% हम इसे भी गवा रहे हैं भाई, लेने के देने पड़ जाएंगे। अब समझ में आई बात, ये है व्यापारी की भाषा। तो उसीलिए वी नीड टू नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट दैट लोन इन द प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंड द पॉइंट। सो ये हमारा डेडलाइन है, 15% में हम ले रहे हैं, इसको टोटल बैंक का सर्विस देना पड़ रहा है 15%, उससे ज़्यादा कमाएंगे तो ही जाकर के पैसा लाएंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। मरोड़ी बच्चे समझ रहे हो कि नहीं? आगे देखो। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन हम ले सकते हैं, जैसे हम बताए ऑप्टिमम क्रेडिट पॉलिसी, उस हिसाब से क्रेडिट पॉलिसी हम बनाएंगे कि मान लो 30 डेज के बाद देंगे, इतना प्रतिशत हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और 5 साल के बाद जा कर के पार में होगा कि प्रीमियम में हम आपको चुकता करेंगे। ये सब पॉलिसी फ्रेम करने के लिए लोगों को पैसा की क्रेडिट पॉलिसी फ्रेम करने के लिए ये चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और जैसे कि हम बताएं कितना प्रकार की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जितना प्रकार की कैपिटल है उतना प्रकार की कॉस्ट है। कितना प्रकार की कैपिटल आज तक आपको पता था क्या? चलिए बताते हैं। एक तो है डेब्ट, आपको सबको पता है, एक तो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक तो है इक्विटी। लेकिन इक्विटी का जो रखा हुआ पैसा, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो भी तो कैपिटल है। ध्यान से सुनो सब कोई, अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। एक तो है डिवेंचर्स, लोन एटसेट्रा, एक तो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, और एक तो टाइप ऑफ कैपिटल है इक्विटी। लेकिन अक्यूमुलेटेड फंड्स जो हमारे पास है उसको मॉडर्न लैंग्वेज में रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको रिटेन्ड अर्निंग्स कहा जा रहा है। रिटेन्ड अर्निंग्स इज ऑल्सो कैपिटल, वन टाइप ऑफ कैपिटल। लेकिन उसके लिए क्या कॉस्ट उठाना पड़ रहा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहीं और इन्वेस्ट हो सकता था, हम नहीं कर रहे। तो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल, एंड हर एक टाइप्स ऑफ कैपिटल की कॉस्ट है। समझ रहे हो? जिसको समझना है बिल्कुल जुड़े रहोगे, आगे देखते रहो। चलिए, ये बात था। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट ऑफ इरेडीमेबल डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स की कॉस्ट को कैसे सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा, एक बात है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स, एनुअल टैक्स, ये जो लिखा हुआ इसके बाद इसके तरफ हम रिटर्न करेंगे। डायरेक्ट हम पहले सवाल लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ये बिल्कुल समझाएंगे। तो सबसे पहले डेब्ट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा हम बताए थे। नाउ द अगेन द बिगिनिंग थ्योरी जो यहाँ पे हम दे रखे हैं, ये तो पहले आपका खुद का काम होता है, आप कैसे भी कॉपी करोगे आपको पता, ये थ्योरी आप बिल्कुल लिख सकते हो कहीं भी। तो ये जो बिगिनिंग थ्योरी है जो हम बता रहे थे, इसको फिर से प्रॉब्लम के बाद हम रिटर्न करके आपको समझा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कॉस्ट ऑफ इरेडीमेबल डिवेंचर छोड़ दो, पहले डिवेंचर ही सोचो, ठीक है ना। चलिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा आंसर शीट भी तो रेडी करेंगे तब ना, कोई समस्या नहीं, एकदम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी यही किया जाएगा। तो सवाल था एक छोटा सा, जिसके पीछे ज़िंदगी कर दी पूरी बर्बाद, मतलब वही, और क्या, छोटा सवाल है। अब नया गाना आ गया, देख रहे हो कि नहीं, बी प्राक फिलहाल टू। देखो, तो कॉस्ट ऑफ इरेडीमेबल डिवेंचर्स, अभी तो दिस वन इज कॉस्ट ऑफ इरेडीमेबल डिवेंचर्स छोड़ दो, सवाल के पीछे हम भागें। एक्स लिमिटेड इशूज 50,000 8% डिवेंचर्स। अभी हम समझाएंगे कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कैपिटल कैसे काम करता है। अब इसको क्या करना है, फुल स्क्रीन कर दे तो बेहतर होगा, क्यों ना, अब आइकन देखते देखते आप लोग रह जाओगे। जस्ट अ सिंगल मिनट मेकिंग इट फुल स्क्रीन। Patching a little setting there, it will fix. now ये PDF फाइल इधर उधर नहीं होना है। तो देखो, एक्स लिमिटेड इशूज यहाँ पे लिखा हुआ 50,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹10। जिसके पास बुक है भाई, कृपा करके केपी का बुक पलटो और बैठो, समझ रहे हो कि नहीं बात। डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, लिखते जाए, कोई समस्या। तो एक्स लिमिटेड इशू के 50,000 मीन्स नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। दैट मीन्स कि 10 ईच में नहीं जाएगा, प्रीमियम 10% में जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। हर एक चीज़ को हम जोड़ेंगे, कोई बात नहीं। द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशंस आर 2%, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशंस आर 2%। दैट मीन्स कि जब इशू करेंगे ना, कॉस्ट भी लग जाएगा 2% की, यही तो बात था। द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल इज 60%, सब कुछ दे रखा है। कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ये उम्मीद नहीं था हमसे,
कोई समस्या नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, एक एक चीज़ बात करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इशू किए जा रहे हैं डिवेंचर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो 50,000, ये शुरुआती क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा बहुत मतलब इसके ऊपर ज़्यादा लिख रहे हैं। ये पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, और मोटा पेन ले जाते हैं, हालांकि इसका सेटिंग कब से हम कर रखे हैं गलत। $50,000 इंटू 10 इंच, ठीक है। 50,000 इंटू 10 ये तो हो गया, तो 5 लाख रुपए, ये हो गया रुपए, ठीक है ना, वो रुपया नहीं था। तो 5 लाख रुपए, और यहाँ पे हम भी बुक नहीं देख रहे ना, आज वही समस्या है। 8% डिवेंचर से 10% प्रीमियम में जाने वाला है, ठीक है। तो इसका जो रेट है यहाँ पे लिख देते हैं @8%, ठीक। इशू, जब इशू होंगे 10% प्रीमियम में इशू होना है, 10% प्रीमियम। पहले फास्ट को थ्योरी के साथ रिलेट करना है हमको, इसीलिए हम इसको ज़्यादा काम कर रहे हैं। नहीं तो फॉर्मूला ये है, उसको डाल दो फिर काम करो, नहीं याद रहेंगे, नहीं याद रहेंगे मेरा बोलो तो। द कॉस्ट ऑफ द प्लॉटेशंस आर 2%, और टैक्स रेट यहाँ पे दिया हुआ 60%। इतना हम डेटा पहले लिख लेते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो है, बताएंगे सब कुछ। फ्लोटेशन कॉस्ट 2%, और टैक्स से @60%, बस। आई एम चेकिंग वन थिंग, जस्ट अ सिंगल मिनट। This is the questions. Now we have to count, sorry, we have to calculation, look at it, calculation of cost of debt। यहाँ पे हमको कॉस्ट ऑफ डेप्ट की कैलकुलेशन लगाना पड़ जाएगा, समझ में आई बात। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट की कैलकुलेशन हम करेंगे। इसको कैसे लिखा जाएगा कॉस्ट ऑफ डेप्ट की, यहाँ पे लिखोगे K_d, ठीक है। थोड़ा सा लेट हुआ, हम आज टाइम मैनेजमेंट के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ऑलरेडी हम थोड़ा लेट है, कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, स्पीड भाग जाएंगे आगे, जो कि मेन मुद्दा होगा, आपके सवाल जो आपके आने वाले हैं उसी को ज़्यादा समझाएंगे, इसको थोड़ा कम। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेप्ट जुड़े रहिए। इसलिए KD क्या मतलब हुआ, कॉस्ट नाउ एब्रीविएटेड आज, और सॉरी डिनोटेड आज, तो कैपिटल K, इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल K लेटर, एंड द डेप्ट दैट इज स्मॉल d। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दिस इज द थिंग। कॉस्ट ऑफ डेप्ट, यही बात। CD लिखा जा सकता था, नहीं लिखा गया, बिकॉज C ऑलरेडी डिनोटेड फॉर मेनी अदर थिंग्स, दैट्स वाई, एंड स्मॉल d, ठीक। दिस वन इज कॉस्ट ऑफ डेप्ट। नाउ एक एक बात हम क्या बताए थे आपको, जो भी देना पड़ जाएगा एक्सपेंसेस या लॉसेस कंपनी को, समझ रहे हो कि नहीं, लोन लेने के लिए, डिवेंचर्स लोन लेने के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पे हो जाएंगे कॉस्ट। तो सबसे पहले आप देख लो क्या क्या दिए जा रहे हैं, क्या क्या किए जा रहे हैं। 8% बैच में @8% हमको देना पड़ रहा है इंटरेस्ट। सो यहाँ पे इंटरेस्ट आपकी क्या होगा, ₹8 ऑन व्हाट, पर डिवेंचर्स। समझ में आई बात। ₹10 ही डिवेंचर था, डिवेंचर को भी ₹10 नहीं आता, कोई बात नहीं। तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएंगे यहाँ पे ₹8। अरे यार सॉरी, डिवेंचर्स हमेशा 100 लिखा होता ना, इसीलिए। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा कैलकुलेशन पहले करना पड़ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, यही तो बात है। और इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द, इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द कैपिटल अमाउंट, दैट्स इंटरेस्ट कितना देना पड़ जाएगा आपको, देखो 5 लाख इंटू 8%, दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे होना है 40,000, 5 लाख इंटू %, दैट इज 40,000। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है।
तो हमको एक डिवेंचर्स यहाँ पे हम रेज किए थे, डिवेंचर्स के लिए हमको देना पड़ेगा एक तो आपको 40,000 इंटरेस्ट, लेकिन क्या आपको लग रहा है बस उतना ही आपके लिए खर्चा है और आपके लिए कोई टेंशन वगैरह एटसेट्रा नहीं है, आप सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। समझ में आई बात? एक थिंग। दूसरा तो ये है, ये जो देना पड़ेगा 40% ऑन व्हाट? ऑन इशू प्राइस। हमको जितना मिलेगा हमसे जाएगा 40%, हम देखेंगे हमको कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं इशू प्रोसीड्स। इशू प्राइस लिखने से भूल होगा, इशू प्रोसीड्स लिखते हैं। एक बार देख लो कैसे कैलकुलेशन होता है। तो इशू प्रोसीड्स में क्या लिखा हुआ था ना, इशू प्रोसीड्स में ये लिखा हुआ था कि 10% प्रीमियम में जाने हैं। समझ में आई बात? 10% प्रीमियम। तो हम क्या करेंगे, 50,000 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इंटू 10 रुपये की जगह हमको 10% प्रीमियम मतलब कितना मिलेगा, 11 रुपये करके मिलेगा। पूरा सही, इतना पैसा मिल जाने वाले थे, इतना पैसा मिल जाने वाले थे। समझ में आई बात? लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, यही बात है। तो 50 इंटू 11 आपको यहाँ पे मिलने वाले थे, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, फ्लोटेशन कॉस्ट 2% है। फ्लोटेशन कॉस्ट 2% का मतलब हम आपको समझाते हैं। एनी एक्सपेंसेस अराइज फॉर इशूइंग कैपिटल। ठीक है, कॉस्ट फॉर इशूइंग कैपिटल। कैपिटल इशू करने के लिए कोई ब्रोकरेज या फिर अंडरराइटिंग कमीशन या फिर किसी दलाल को कुछ भी पैसा देना पड़े, प्रोसेसिंग वगैरह कुछ देना पड़े, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट करके कहा जाता है। ठीक है, तो 2% दैट इज वेरी मच वेरिएबल। उस टाइम उसलिए जब बाजार स्टार्ट हुआ था उसका नाम फ्लोटेशन ही रख दिया गया। ठीक है, इट्स फ्लोटिंग। तो 2% ऑन व्हाट, 2% ऑन इशू प्राइस। समझ में आई बात? तो यहाँ तो हम लिख दिए बाबू कि 50,000 इंटू 11 आपको मिलेगा, लेकिन उसका भी 2% कट जाएगा। दैट मीन्स कि 2% ऑफ। ठीक है, 2% ऑफ ऐसा लिख रहे ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। तो 50 मैसेज क्या रहा, 50,000 इंटू 11 कर दो, 5 11 जा 55 सिंगल 0 ट्रिपल 0, 5,50,000। दिस मच ऑफ आपको इशू प्रोसीड्स मिलेगा। ठीक है, बहुत जल्दी आगे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा धीरे धीरे समझा दे रहे हैं। हम अभी तक क्या चर्चा किए हैं, हम देख रहे हैं कि हमको देना कितना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम जब इशू करेंगे उसके ऊपर हमको पैसा कितना मिलेगा हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी पैसा आपको मिल रहा हो या फिर देना पड़ा, सबको कंडीशंस में ले करके ही आप काम कर सकते हो, यही बात है। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग। तो पहला क्वेश्चन ही ऐसा ये दिया होगा, हमको थोड़ी ना आइडिया था, इसीलिए तो इतना काम कर रहे हैं और क्या। चलिए, तो यहाँ पे देखो 5,50,000 फर्स्ट, तो ये है 5,50,000 माइनस 5,50,000 का 2%। ठीक है, 5,50,000 इंटू 2% 11,000। ठीक है, 11,000। नाउ 11,000 माइनस इक्वल टू लिख दो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, क्योंकि किसी चीज़ का परसेंटेज कैलकुलेशन करने के बाद माइनस इक्वल टू लिख दोगे। तो 5,39,000, तो हमको मिलेगा 5,39,000। ठीक है, एकदम सही चल रहा, ठीक चल रहा, बढ़िया अभी तक। तो फिर से हम देख रहे हैं क्या कर रहे थे हमको यही था कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट कैलकुलेशन करें। कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब यही होता है, हम पहले से ही बताए कि जितना भी खर्चा हमको देना पड़ जा रहा है 40,000 अपन हमको कितना इशू अभी मतलब लोन हमको कितना मिलेगा, उसके ऊपर ना कॉस्ट हिसाब होगा, हमको कितना पैसा मिलेगा ना 50,000 इंटू 11 रुपया करके मिल जाना था, क्योंकि 10 रुपये के ऊपर प्रीमियम था। लेकिन 2% तो दलाल खा जाएगा, इसलिए माइनस कर दिया 2% ऑफ द जितना भी प्रोसीड्स मिलेगा, जितना भी इशू प्रोसीड मिलेगा उससे 2% कौन खा जाएगा, दलाल। और हमको मिलेगा 5,39,000। बहुत ईजी है। अब कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब ही क्या है, देखो अभी कॉस्ट ऑफ डेप्ट पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब क्या होता है, के डी इक्वल टू के डी इक्वल टू के डी इक्वल टू, बहुत ईजी, बहुत ईजी। देना पड़ेगा क्या बटा मिलेगा क्या, समझ रहे हो? देना पड़ेगा क्या, इंटरेस्ट दैट इज 40,000। पहले एक बार लिख दे रहे, हमको क्या देना पड़ जाएगा 40,000, आराम से सब कोई चलेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई हमको मिलेगा क्या 5,39,000। समझ रहे हो कि नहीं? हमको मिलेगा क्या 5,39,000। यही बात है, यही बात है, यही बात है, यही बात है। समझ रहे हो कि नहीं? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन 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 थोड़ा सा टेंशन है। क्या है देखेंगे, टैक्स रेट यहाँ पे दिया हुआ है 60%। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टैक्स रेट 60%। क्या फर्क पड़ता है सर,
टैक्स रेट देने से क्या हो जाएगा? नहीं नहीं होगा क्या, हमको बताइए। यहाँ पे टैक्स का क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है, एक बार हम आपको बताते हैं टैक्स का मतलब क्या होता है। देखिए आप बताएं, सपोज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मान लो यहाँ पे था 5 लाख, एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, एग्जाम्पल लिख, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्या आपको पता है उसके बाद क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट, समझ रहे हो कि नहीं? इंटरेस्ट सपोज माइनस कर दे यहाँ पे 2 लाख रुपया, तो अभी बचा कितना? 3 लाख रुपीज, ठीक है। तो आपको पता है इसका नाम क्या होता है? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, आप लोग पढ़ चुके हो। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऐसे बनाया जाता है, आपको पता है ही। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, एफएम के लिए याद रखो, पीएल स्टेटमेंट ऐसे बनाया जाता है। ईबीआईटी से स्टार्ट होता है भाई। इंटरेस्ट हम हटा दिए 2 लाख, तो बचा क्या? ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। तो मानो अभी यहाँ पे टैक्स हटा रहे हैं हम, लेस टैक्स एट द रेट 50%, ध्यान से सोचो 50%, तो कितना हो जाएगा? 1,50,000। अब बचा ही कितना? 1,50,000, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पार्ट, ठीक है। फिर डिविडेंड हटाना होता है, उसके बाद जाकर के प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर इक्विटी डिविडेंड, ऐसे हटाना होता है। तो यहाँ पे हम जो इंटरेस्ट हटा दिए 2 लाख रुपया, इंटरेस्ट वैसे भी पेमेंट करोगे, ऐसे भी पेमेंट करोगे, किसको? डिवेंचर होल्डर को, ध्यान से सोचो, ऐसे भी पेमेंट करोगे, वैसे भी पेमेंट करोगे, क्योंकि डिवेंचर्स तो पेमेंट करना ही है, और ये प्रॉफिट से बिल्कुल एक अलाउबल एक्सपेंडिचर होता है। इनकम टैक्स पढ़े हो, इंटरेस्ट इज एन अलाउबल एक्सपेंडिचर, टैक्स पढ़े हो, बिल्कुल पढ़े हो सब कुछ। डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट आर द अलाउबल बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो क्योंकि 2 लाख रुपया यहाँ पे हम माइनस कर दिए, तो बचा कितना? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर ही टैक्स लगा 1.5 लाख रुपया, समझ में आई बात? इसीलिए ना 1.5 लाख रुपया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो जितना प्रॉफिट कम दिखा रहा, उतना डिविडेंड कम देंगे, उतना टेंशन हमारा कम रहेगा। समझ में आई बात? दिस इज द थिंग ना। अभी यहाँ पे बताने वाला बात क्या है, अगर मानो ये 2 लाख रुपया इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता, तो अभी कितना होता? 5 लाख रुपया। 5 लाख का 50% कितना हो जाता? 2.5 लाख रुपया, समझ रहे हो? तो ये जो 150,000 टैक्स अभी दे रहे हैं, वो 250 देना पड़ जाता। समझ में आई बात? 250 देना पड़ जाता। ये किसको दे रहे हैं? गवर्नमेंट को दे रहे हैं। कंपनी का कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है। नाउ इंटरेस्ट वैसे भी एक खर्चा है ही, वो देना ही पड़ेगा, बाउंड। और इंटरेस्ट अगर एक नॉट अलाउबल एक्सपेंडिचर होता, तो यहाँ पे, या फिर टैक्स के बाद इंटरेस्ट अलाउ होता, तो यहाँ पे हमको 2.5 लाख का टैक्सेस देना पड़ जाता। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? जो जुड़े रहे उसका लॉजिक समझेंगे, जो नहीं बराटा मार करके फिर वैसे ही फॉर्मूला समझेंगे, कोई समस्या नहीं। समझ में क्या आया? इंटरेस्ट पेमेंट दैट सेव्स आवर टैक्स अमाउंट। समझ में आई बात? इसीलिए एक चीज ध्यान में रख लो, इंटरेस्ट सेव्स टैक्सेस। समझ में आई बात? तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट दैट सेव्स आवर टैक्स अमाउंट, वो हमारा टैक्स अमाउंट को सेव करता है। अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसीलिए अभी फिर से देखो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कहाँ पे था, ठीक है। तो चलिए आगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट था 40,000 डिवाइडेड बाई 5,39,000, यहीं पे थे। तो ये 40,000 इंटरेस्ट है, ये 40,000 इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट एग्जैक्टली 40,000 हमारा स्पेंड नहीं होने वाला है। ये इंटरेस्ट क्या करता है? टैक्सेस अमाउंट को सेव करता है। टैक्सेस अमाउंट को सेव करने से फाइनली हमको क्या पड़ जाएगा? फाइनली हमको क्या पड़ जाएगा? फाइनली क्या पड़ जाएगा? अभी देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये इंटरेस्ट हम 2 लाख दे रहे हैं, इसके वजह से हमारा टैक्सेस कितना बचा? 1 लाख बचा। कोई देख रहा है यहाँ पे? देखो 1.5 लाख रुपया हम अभी दिए, अगर इंटरेस्ट नहीं था तो 5 लाख के ऊपर कितना लगता? 2.5 लाख। तो सेविंग कितना हुआ? 1.5 लाख रुपया अभी दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपया देना पड़ जाता। सेविंग कितना हुआ? 1 लाख रुपये। कोई बता सकता है 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया के ऊपर कितना परसेंट है? 50% है। फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से ये 1 लाख रुपया का हमारा यहाँ पे टैक्सेस का सेविंग हो गया। तो ये 1 लाख रुपया 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट है? 50% है। समझ में आई बात? 50% है। अब क्या समझे? अब क्या समझे? जितना टैक्स रेट होता है एग्जैक्टली उस रेट पे हमारा इंटरेस्ट बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सिद्धांत लिखो, दूसरा सिद्धांत लिखो, टैक्सेस सेव्स, ऐसा लिख दो, कोई बात नहीं, सेव एट द रेट ऑफ
गलत हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी सेव्ड एट द रेट ऑफ टैक्स, बस अब ठीक हो गया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी सेव्ड एट द रेट ऑफ टैक्स, एग्जैक्टली टैक्स रेट जितना होगा कॉस्ट हमारा उतना बच जाएगा कंपनी का। थोड़ा सा इलस्ट्रेशन करके दिखा दिए, हम डिटेल बता दिए, लॉजिक बता दिए, उसके अगर बहुत सारा हम बताएंगे तो फिर टाइम नहीं होता। यहाँ पे समझ में आया तो क्यों ऐसा होता है। तो फिर क्या होता है कि टैक्स रेट की वजह से, टैक्स मतलब देने की वजह से, इंटरेस्ट देने की वजह से टैक्स हमारा सेव होता है, इसीलिए उतना प्रतिशत यहाँ से हम काट देंगे, हमको उतना कॉस्ट नहीं उठाना पड़ेगा, थोड़ा हमको कम कॉस्ट उठाना पड़ेगा। तो इस 40,000 से हम माइनस कर देंगे टैक्स की रेट, और टैक्स रेट कितना है हमारा क्वेश्चन में, टैक्स की रेट है 60%। यहाँ पे देखो हमारा क्वेश्चन में टैक्स की रेट है 60%, तो उस जगह से 60% हम माइनस कर देंगे 40,000 से। ठीक है, तो 40,000 से 60% कैसे माइनस करेंगे हम बता दे रहे हैं। ये देखो थोड़ा सा बात था 1 माइनस 0.6 लिख दो, बस 1 माइनस 0.6 लिख दो, तो 60% ऑटोमेटिकली माइनस हो करके ये वाला फिगर हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा क्यों किया जा रहा है, चलिए हम इसको भी बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो 40,000 से 60% माइनस करने का तरीका आपके पास क्या था ना, 40,000 से 60% हटाओ, माइनस 40,000 इंटू 60%, यही आपके पास तरीका था, हाँ या ना। तो इक्वल टू उसको क्या कर सकते हो आप, इसको क्या कर सकते हो, आसान भाषा में क्या कर सकते हो, 40,000 टेक एज कॉमन, 40,000 टेक आउट कॉमन, 1 माइनस, यहाँ देखो 1 माइनस, ये 1 माइनस हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, दैट मीन 60/100, तो 60/100 कैन बी रिटेन एज 0.6, 60/100 कैन बी रिटेन एज 0.6। दैट मीन्स कि ये इतना बड़ा एक जो सेंटेंस है उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं ना, कोई भी एक चीज़ से अगर 60% आपको हटाना है 1 माइनस 0.6 लिख दो, अगर 50% हटाना तो 1.5 लिख दो, लाइक दिस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इसको हम कर दे रहे हैं इरेज, ठीक है ना, यही बात था, थोड़ा थोड़ा बात भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है 40,000 का 60% हटा दोगे मतलब 1.4 हो जाएगा, तो मीन्स बचेगा ही 16,000, यही बात है। 16,000 यहाँ पे डिवाइडेड बाई 5,39,000, ऐसा कुछ है, ठीक है, यही बात है। जितना भी आएगा ऑटोमेटिकली उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, थोड़ी ना देख रहे हैं। 5,39,000 इक्वल टू जो वगैरह भी आएगा 2.96% दिया, तो यहाँ पे डेसिमल 0.0296 ये आ रहा है, इक्वल टू दैट इज और 2.96%। नाउ डेसिमल को कन्वर्ट कर दोगे परसेंटेज में, 2.96%। समझ में आई बात। तो ये एक छोटा बताए, फिर हमारा जो मेन पॉइंट है उसमें चले जाएंगे, जो प्रॉब्लम आने वाला है एक बार थोड़ा सा हम इसको समझा दे रहे हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें आ जाना है, कोई बात नहीं, फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं। एकदम बिगिनर है वो समझेगा, जो खुद को एक्सपर्ट समझ रहा था, ठीक है, समझ जाओगे, लेकिन उसके पीछे जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हो रहा होता है उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यही बात है। कैसे आया क्या आया फिर से बता रहे हैं। तो इसमें इंटू 100 कर दोगे ना भाई, 0.0296 इंटू 100 कर दो, 2.96 हो गया, यही तो बात है, वही दिया हुआ है, ठीक है ना। किताब थोड़ा आज वही बस PDF फाइल ही है मेरे पास, किताब नहीं है आज, थोड़ा थोड़ा तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है जो ये क्या चीज़ है, कहाँ पे है, अब निकालना पड़ेगा। चलिए बताते हैं, हमको यहाँ पे कहा गया था कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट ढूंढो, ठीक है, इस सवाल देखो, तो यहाँ पे कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कहा गया था, और फाइनली हम क्या निकाल करके दिखा दिए उसको, एक परसेंटेज। हाँ, ये जो परसेंटेज है आप देख रहे हो 2.96, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द डेब्ट कैपिटल। अगर उस प्रोजेक्ट से, उस प्लान से, उस सोर्सेज से आप लाए रहो उधारी, तो आपको देना पड़ जाएगा 2.96। इसका मतलब कि 100 रुपया, 100 टका में आपको 2 टका 96 पैसा, करीब 3 रुपया करके आपको देना पड़ेगा इन टोटल। उसमें क्या क्या इफेक्ट है, इस 2 रुपया में क्या क्या इफेक्ट है, ध्यान से देखो किसका किसका इफेक्ट है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, इसमें इंटरेस्ट है, ठीक है, और क्योंकि हमारा इंटरेस्ट देने से टैक्स में सेविंग होता है, इसलिए इसमें टैक्स इफेक्ट भी है, और इसमें प्रीमियम में जो हम इशू कर रहे थे उसका भी इफेक्ट है, और जो फ्लोटेशन कॉस्ट था ना, फ्लोटेशन कॉस्ट है, इसका भी इफेक्ट है, समझ रहे हो, और कुछ भी होता तो हम उसका भी इफेक्ट डाल देते हैं यहाँ पे। तो समझ में हमको क्या आया बाबू, कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट मीन्स ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इनकर्ड। देखो प्रीमियम में हम दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए कॉस्ट,
ध्यान से सुनो, आप बता रहे हैं दैट इज ऑल्सो ए कॉस्ट। कैसे ना, हमको मिलेगा 100 रुपया, हम उनको दे रहे हैं कितना करके, 110 करके, तो एनी एक्सेस अमाउंट पेड टू द लोन प्रोवाइडर दैट इज ऑल्सो ए कॉस्ट। अभी हम बताएं, अब फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज वगैरह कुछ लग रहा है तो दैट इज ऑल्सो कॉस्ट, ठीक है, यही बात है। तो इंटरेस्ट दे रहे हैं दैट इज ऑल्सो कॉस्ट। टैक्स को यहाँ पे कैसे यूज किए, यहाँ पे रिवर्स यूज होता है, टैक्स हमारा कॉस्ट को सेव कर देता है, और कैसे सेव करता है वो हम दिखाए, टाइम की वजह से और लॉजिक हम नहीं बता सकते हैं, चतुर व्यक्ति लोग को पूछ देना, आप समझ जाओगे, ठीक है, यही बात हो गया है। अच्छा, इसको हम लिखे कैसे, ये जो आप लिख दिए कुछ उल्टा पुल्टा मुल्टा तरीके से, सर इसका थोड़ा फार्मूला बता दीजिए। बिल्कुल सही, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकलता है, देखो कैपिटल आई इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैसे निकलता है, कैपिटल आई इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। हालांकि यहाँ पे हम टोटल के ऊपर बात किए, पर इसका भी करने से भी हो जाता, मतलब पर डिवेंचर भी होता, कोई बात नहीं, पहले समझोगे इसलिए ऐसा लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज में निकाल रहे हैं, तो इन टोटल और पर यूनिट सेम ही निकलेगा। तो ये इंटरेस्ट विच मस्ट बी आफ्टर टैक्स, अगर दिया है तो आफ्टर टैक्स, तो इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स कैसे करोगे, 1 माइनस टी, दिस वन रिफ्लेक्ट्स द ओरिजिनल फिगर माइनस टी इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द टैक्स, दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली टैक्स डिडक्ट होकर के वो फिगर हो जाएगा। ये देखो 16,000 ना, 40,000 से तुम 60% निकालोगे, जितना निकलेगा दैट इज 16,000। तो कोई भी फिगर को अगर घटाना हो तो 1 माइनस लिखोगे, ये हम बताए थे। कोई भी फिगर को अगर परसेंटेज जोड़ना हो तो आप क्या करोगे, उसमें 1 प्लस लिख दोगे, यहाँ पे 1 प्लस उतना लिख दोगे, ऑटोमेटिकली वो उतना बढ़ जाएगा। डिवाइडेड बाई ये क्या था, इशू प्रोसीड, समझ रहे हो, इशू प्रोसीड माइनस अगर कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट है तो, या फिर इशू प्रोसीड का मतलब ही होता है फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करके, ठीक है, यही बात है। नेट प्रोसीड सबको मिल जाना चाहिए, इशू प्रोसीड माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज द नेट प्रोसीड। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट यहाँ पे वही चीज़ लिखा होगा, तो फॉर्मूले क्या चीज़ है आप देख लो, यही बात लिखा होता, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या चीज़ है ना, इंटरेस्ट बाय नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स ये देखो, या फिर करंट मार्केट प्राइस जो है 1 माइनस टी, इंटरेस्ट से टैक्स हटना चाहिए, ठीक है, यही बात है। और कुछ लिखे हुए हैं, अब ये रिडीमेबल यहाँ तक आने हैं तब बाद में देखेंगे, चलिए यही बात था। अच्छा, एक बार क्लियर करके हम लिख दें, तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्वल टू इंटरेस्ट विच मस्ट बी आफ्टर टैक्स, तो आज के बाद 1 माइनस टी लिखेंगे तो आप समझोगे आफ्टर टैक्स, तो इंटरेस्ट विच मस्ट बी आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स, ठीक है, जितना भी आपको नेट अमाउंट मिलेगा उस कैपिटल सोर्स से, यही बात है। नेक्स्ट वीक क्या दिया हुआ देखते हैं दूसरे के बाद, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर उसका फॉर्मूला और थियरी के पास हम जाएंगे। यहाँ पे क्या बात हो, सेम चीज दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ, चलिए, ए कंपनी इशूज 5,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, अब पर यूनिट करके दिखा देंगे, उतना ही निकलेगा एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्काउंट में जाएगा, द कमीशन पेबल टू द अंडरराइटर एंड ब्रोकरेज इज 25,000 है तेरे का, यहाँ भी टोटल करना पड़ेगा क्योंकि 25,000 दिया हुआ है इन टोटल, ठीक है। तो डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, कंप्यूट द आफ्टर टैक्स ऑफ द डेब्ट assuming a टैक्स रेट ऑफ 50%, यही बात है, ठीक। यहाँ पे कुछ और बात है, चलिए, अरे 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 ये कहाँ चला गया, 1 मिनट, रुको जस्ट सिंगल, तो होम मार दोगे कीबोर्ड में, ठीक है, तो होम चला जाएगा। क्वेश्चन पीडीएफ से देखना मतलब मुश्किल हो रहा थोड़ा सा। ए कंपनी इशूज 5,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इसको हम क्या क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पे देखो, तो अभी तक जब हम बात कर रहे थे वो है इरिडीमेबल डिवेंचर था या तो फिर उसका कोई जानकारी नहीं था, लेकिन अभी हम देखेंगे रिडीमेबल डिवेंचर्स। तो रिडीमेबल डिवेंचर के लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला करना पड़ेगा, लेकिन ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ठीक है ना।
आप इसको फॉर्मूले के तौर पे देखोगे तो आपको मुश्किल उठाना पड़ जाएगा, यही बात। उसको फॉर्मूला मत समझो, कैसे हो रहा हम डिटेल समझा देंगे उसको। चलिए देखो, द कंपनी इशूज 5000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। दैट मीन्स जब हम इशू करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ 95 रुपीज मिलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 2, इशू प्राइस, ठीक है, इशू प्राइस आपको क्या होगा 100 माइनस 5 95 मिलेगा, ठीक है, 5% डिस्काउंट के साथ। 5000 12% डिवेंचर्स लिखते जाओ, 5000 12% डिवेंचर्स यहाँ पे लिख दे रहे ताकि थोड़ा हमको भी आसानी हो। द कमीशन पेबल टू अंडरराइटर एंड ब्रोकरेज इज 25%। तो हम यहाँ पे कमीशन कितने देने वाले हैं, कमीशन इन टोटल 25,000 यहाँ पे देने वाले हैं, ठीक है। द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो ये बाबू रिडीमेबल डिवेंचर्स है, तो कोई बात नहीं, लिख दो, फिर हम बता रहे हैं रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रिडीमेबल होने हैं, ठीक। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये याद रखना है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स कहा गया है, ठीक है ना। तो याद रखो ये भी चीज कि आफ्टर टैक्स ही होता है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट हमेशा आफ्टर टैक्स होता है जहां पे टैक्स रेट दिया होता है। बिफोर टैक्स कहेगा तो टैक्स को इग्नोर कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अज्यूमिंग द टैक्स रेट 50%, क्योंकि टैक्स है तो है और इग्नोर क्या करोगे, ये लॉजिकल है ना। कभी कभार सवाल में ऐसा भी कहता है कि इग्नोर टैक्स, क्या इग्नोर क्या करोगे, है तो है और क्या, टैक्स रेट इक्वल टू 50%, तुम इग्नोर कर दोगे तो कंपनी को नहीं देना पड़ेगा क्या, मतलब बात लॉजिकली करोगे ना आप। दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना होता है, उसको क्या कहते हैं पता है, ये देखो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना, आफ्टर टैक्स। तो ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 80 लिखा जाता है, या फिर डेब्ट आफ्टर टैक्स लिखते हो, बिफोर टैक्स कोई बात नहीं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट ही लिखोगे आप लोग, ठीक है। यही बात है, ये कितना है अभी देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा बात कुछ और हो गया, हम क्या बताए थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट मीन्स एनी अमाउंट इनकट, एनी कॉस्ट इनकट फॉर प्रोक्योरिंग और फॉर यूजिंग, फॉर मेंटेनिंग, फॉर इन्वेस्टिंग दोज फंड्स, ठीक है ना। उसको यूज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको जो उस कॉस्ट को बजाय रखने के लिए हमारे पास, ठीक है ना, जो जो भी कॉस्ट इनकर करना पड़ता है उस डिवेंचर को बजाय रखने के लिए, वो सारे के सारे कॉस्ट के अंतर्भुक्त होते हैं। देख लो आप क्या क्या बता रहे हैं हम। सबसे पहले तो ये जो इशू प्रोसीड से हम 5 रुपया यहाँ पे नुकसान उठा रहे हैं, वो भी हमारा कॉस्ट ही है एक तरह, ठीक है, क्योंकि अब इशू हो रहा है डिस्काउंट में, वो भी कॉस्ट है। अब 12% डिवेंचर्स इंटरेस्ट देंगे 12%, वो भी कॉस्ट है। कमीशन यहाँ पे लग जा रहा 25,000 रुपया, यार इतना कमीशन लग जाएगा, वो भी हमारा कॉस्ट है। देख रहे हो क्या क्या कॉस्ट है, सब कुछ कॉस्ट है ना ही इंटरेस्ट। डिस्काउंट में दे रहे हैं तो डिस्काउंट में देने से क्या होता है, लॉस होता है हमको। तो एनी टाइप ऑफ लॉस, एनी टाइप ऑफ कमीशन, एनी टाइप ऑफ ब्रोकरेज इंटरेस्ट है बेयर बाय द कंपनी, बोनी बाय द कंपनी फॉर मेंटेनिंग दैट कैपिटल इज द कॉस्ट। बार बार वही चीज़ कह रहे हैं क्योंकि अभी बता रहे हैं, अभी आपको एक्सपर्ट बनाएंगे। ये होता है क्रैश, ठीक है ना, क्रैश लर्निंग, तुरंत तुरंत भागते भागते जाओ, सीखते सीखते जाओ और स्पीड में 25,000। लेकिन यहाँ पे देखने वाला बात यह है कि 5 साल तक ये चलेगा, तो 5 साल तक चलेगा तो इतना कोई जल्दी नहीं है, तो आराम से काम करना है आपको, ठीक है, यही बात है। आफ्टर टैक्स ही तो हमारा डायरेक्ट लिखा हुआ ना। चलिए डायरेक्ट लिख देते हैं एक बार, कोई बात नहीं, एक एक चीज़ को फिलअप करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर स्प्लिट अप करके हम समझा देंगे, ठीक है। इन टोटल ही लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट। सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, बाबू नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही दिया जाता है। तो 5,000 इशू हो रहे हैं, ठीक है ना, 100 रुपीज़ के ऊपर, तो 5,000 इंटू 100 रुपीज़, उसके ऊपर ही आपको डिवेंचर दिया जाते हैं। तो ये हो गया 5 लाख इंटू 12%। सबसे पहले क्या होगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स होता है, आपको हम बताए थे, तो जो जो भी देना पड़ जाएगा सब कुछ इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। काम करते हैं हम, नीचे लिखते हैं स्टार्ट। इंटरेस्ट कितना होगा एक बार देख लो, इंटरेस्ट,
तो यहाँ पे हो गए 5 लाख टोटल डिबेंचर्स इंटू आपको है 12%, तो 12/100 दैट इज 60,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो जाना है यहाँ पे 60,000। पूरा सही, एकदम सही जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले लिख देते हैं 60,000 इंटरेस्ट, लेकिन हम क्या बताए थे आपको, दैट मस्ट बी आफ्टर टैक्स इफ टैक्स रेट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे टैक्स है कि नहीं देखना पड़ेगा, बिल्कुल है 50%। तो इंटरेस्ट जितना हम लिख दिए उसमें से टैक्स क्यों हटा दे रहे हैं, टैक्स रेट आफ्टर टैक्स कर रहे हैं, बिकॉज इंटरेस्ट सेव्स आवर कॉस्ट। अब देखे थे ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्स और ड्यू टू द, दोनों रिवर्सिबल है, ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंटरेस्ट टैक्स कॉस्ट इज सेव्ड, दैट्स व्हाई आवर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज सेव्ड। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट्स व्हाई 60,000 उसको आफ्टर टैक्स करोगे तो 1 माइनस टी, तो टी का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टैक्स रेट 50%, 50% दैट इज मीन्स 0.5, 0.50 का जो मतलब हुआ 0.5 भी वही है। तो ये तो हो गया एक इंटरेस्ट, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको उठाना पड़ जा रहा है, समझ में आई बात, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको उठाना पड़ जा रहा है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है। प्लस और समझाएंगे, ये पूरा एंटायर यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देंगे, फिर इसको स्प्लिट करके धीरे धीरे फिर हम समझा देंगे। सबसे पहले फॉर्मूला रटने से कुछ मतलब नहीं आता, हम क्या कर रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन हम आपको एक बार बता देंगे, उसके बाद आप खुदे आप फॉर्मूला चाहे याद हो ना हो आप कर सकते हो। तो 60,000 इंटरेस्ट उठाना पड़ता, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट, छोड़ दो इन्वेस्टमेंट बाद में देखेंगे। 60,000 यहाँ पे आपको उठाना पड़ता, लेकिन वो भी आफ्टर टैक्स करेंगे क्योंकि टैक्स हमारा कॉस्ट को सेव करता है, इसलिए 1 माइनस 0.5। ठीक है, 55 ये वाला हम कर दिए, एक चीज वो हो गया। अब दूसरा वाला देखने वाला बात ये है, चलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इशू कितने पे करेंगे, ठीक है, आईपी लिख दे रहे, इशू प्रोसीड्स, इशू प्राइस नहीं है, इशू प्रोसीड्स हमको मिलेगा कितना, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट में इशू होने हैं, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे डिस्काउंट में इशू हो रहा है कितना करके, 95 करके आपको डिस्काउंट में इशू हो रहा है। फ्लोटेशन कॉस्ट ये जो ब्रोकरेज भी है कितना था 5,095 लिखो। तो इशू प्रोसीड्स आपको कितना मिलेगा 5,000 इंटू 95, दिखते रहो 5,000 इंटू 95, क्योंकि डिस्काउंट में इशू हो रहे हैं तो आपको 100 रुपया करके नहीं मिलने वाले हैं, तो 5,000 इंटू 95 यहाँ पे हो गए। ठीक है, एकदम सही, ब्रैकेट इतना भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। अरे भाई अजीब बात है, क्या बात है, इतना ही पैसा नहीं मिलेगा का मतलब क्या है, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था आपकी फ्लोटेशन अमाउंट भी और भी है, ठीक है, जो कि आपको उस टाइम पे लग जाने हैं, यही बात है। तो कितना वो अमाउंट है 25,000 कमीशन, कमीशन आपका लग जाएगा 25,000। तो इस टाइम पे ये जो खर्चा होता है उसको फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। तो 5,000 इंटू 95 उम्मीद था चल इतना करके भी मिल जाएगा, लेकिन गरीब बनो उतना भी नहीं मिलेगा और 25,000 भी माइनस हो जाएगा, समझ में आई बात, यही बात था। तो चलो कैलकुलेट करो, 5,000 इंटू 95 जितना भी हुआ उसमें से माइनस कर दो 25,000। कुछ बताना चाहते हैं हम यहाँ पे, आप लोग अपना कॉपी में भी लिखते रहो, अगर सीखने का मन है, नहीं सीखने का मन है तो वैसे भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो 4,40,000 अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, इतना हमको मिलेगा। चलिए हम देखते हैं उनको देंगे कितना। अरे इशू प्रोसीड्स को आप लिख रहे हो तो रिडेम्पशन प्रोसीड्स को नहीं लिखोगे, तो आरपी रिडेम्पशन प्रोसीड्स हम देंगे कितना। सर पहला सवाल जो था उसमें तो आप नहीं लिखे ना, उसमें रिडेम्पशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पे सुनो, रिडेम्पशन के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इशू को देख करके हम इरिडेमेबल डिवेंचर मान लेंगे, लेकिन इरिडेमेबल डिवेंचर होता नहीं इस संसार में, चाहे वो आपको 15 साल हो या 20 साल में भी रिडेम्पशन हो, होना ही है, हाईएस्ट 20 साल में रिडेम्पशन होना था, समझ में आई बात। लेकिन 20 साल वाला डिवेंचर भी आजकल इशू नहीं कर सकते, लॉ परमिट नहीं देता। जब ये उतना तक आपको घुसना नहीं है, इरिडेमेबल कहीं पे नहीं होता है, ठीक है ना, 12 साल 10 साल के अंदर आपको करना ही होगा। तो यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो रिडेम्पशन करेंगे, तो रिडेम्पशन के बारे में क्या लिखा हुआ, क्या हम रिडेम्पशन के टाइम में कुछ प्रीमियम देंगे एटसेट्रा देंगे, कुछ लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिडीमेबल 8 पार लिखा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं, सिर्फ सिर्फ रिडीमेबल 8 पार, या फिर कुछ भी नहीं लिखा। इसका मतलब जब रिडेम्पशन करेंगे तो 5,000 इंटू 100 देना ही पड़ेगा, तो उस टाइम तो हमको 5 लाख रुपया यहाँ पे देना ही पड़ जाएगा।
यही बात है, ठीक है। ये उससे पहले वाला ठीक है, 5000 इंटू 95 माइनस 25,000, 4,50,000, हाँ ठीक है। तो हमको देना पड़ जाएगा 5 लाख। अभी यहाँ पे बात है, एक तो था इंटरेस्ट का कॉस्ट उठाना पड़ा, वो तो हम लिखे थे जो भी है, ठीक है, वो भी आप। अब देखो इशू प्रोसीड्स हमको मिलेगा कितना, 4,50,000। ध्यान से सोचो, हमको मिलेगा कितना, 4,50,000, और हमको देना कितना पड़ जाएगा उस टाइम पे, 5 लाख। हमको देना कितना पड़ जाएगा उस टाइम पे, 5 लाख। हमको देना पड़ जाएगा 5 लाख और हमको मिलेगा 4,50,000। समझ में आई बात, गड़बड़ी तो है, बिल्कुल है। इसका मतलब हमको एक्स्ट्रा कॉस्ट एक तो इनकोर करना पड़ रहा है, कितना रुपया का, 50,000 का। समझ में आई बात, यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना इनकोर करना पड़ रहा है, 4,50,000 से 5 लाख का गैप कितना है, 50,000। इस 50,000 एक एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकोर करना पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कॉस्ट। अब समझ में आ रहा है, एनी टाइप ऑफ कॉस्ट वेदर इट मे बी एट द टाइम ऑफ इशू, एट द टाइम ऑफ द maintaining of the debenture, or at the end of the debenture period, at any point of time if we incur any type of cost that will be included in the cost of capital, वो इंक्लूडेड करना ही पड़ेगा। तो और एक तो यहाँ पे हमको 50,000 का कॉस्ट उठाना पड़ जा रहा है। तो ये 50,000 आपको मिला कैसे, वो भी एक बार ध्यान से देख लो कि ये 5 लाख माइनस 4,50,000, यहाँ पे थोड़ा सा साइड कर देते हैं, 4,50,000। समझ में आई बात, 5 लाख माइनस 4,50,000। लेकिन थोड़ा सोचने वाला बात इसमें है, यहाँ पे थोड़ा सोचने वाला बात है। क्या सोचेंगे सर, अजीब बात कर रहे हो आप। दिस 4,50,000 विल गेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। समझ में आई बात, दैट मीन्स ये अगर 5 साल का टाइम है, बिगिनिंग ऑफ द टाइम में हमको मिलेगा 4,50,000 रुपया यहाँ पे। लेकिन हम क्या होगा, उसको मेंटेन भी करते रहेंगे, हर एक साल इंटरेस्ट भी देंगे, और इसको पे ऑफ कर देंगे फाइनली जा करके 5 लाख रुपीज़। इन लोग को पेमेंट करेंगे 5 लाख रुपीज़। यहाँ पे देखो क्या लिखे हम, 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे पेमेंट कर देंगे। अब बात क्या है इसमें, बात क्या है, ध्यान से देखो कि 5 लाख रुपया जो हम यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, कितना खिसका दिए थे हम राइट साइड, that means the difference cost is how much, the difference cost is how much, 50,000 rupees। look at here, but these 50,000 rupees, ये जो 50,000 रुपया है वो एक साल का खर्चा नहीं है। this will be, this cost is incurred over 5 years। 5 साल के अंदर हमको इसको इनकर करना है, over 5 years। समझ में आई बात, तो दैट्स वाई हाँ, ये 5 साल में ये इनकर होना है। और हम क्या बताए थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है बताए थे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज पर एनम। समझ रहे हो, एक साल में कितना प्रतिशत का कॉस्ट आप उठा रहे हो, दैट इज व्हाट कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको पर एनम में कन्वर्ट करो, समझ में आई बात, तो डिवाइड कर दो, सिंपल है। तो 5 लाख माइनस 4,50,000, ये जो फिगर है डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई 5। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स, दैट मीन्स उतना कॉस्ट हमको इनकर करना पड़ेगा एक साल में। फिर से, एक तो है इंटरेस्ट इनकर करना पड़ेगा, वो भी आफ्टर टैक्स। क्यों आफ्टर टैक्स, बिकॉज इट सेव्स आवर कॉस्ट। नेक्स्ट टू इट नाउ ये है इशू प्रोसीड्स, ये है रिडेम्पशन, सॉरी ये है इशू प्रोसीड्स, ये है रिडेम्पशन प्रोसीड्स। उसमें से हमको लॉस हो रहा है 50,000 का, बट दैट लॉस शुड बी अपोर्शन्ड ओवर 5 ईयर्स। तो डिवाइड बाई 5 लिख दिए। नाउ होल डिवाइडेड बाई ये जो कॉस्ट उठाना आपको पड़ेगा, ये जो कॉस्ट आपको उठाना पड़ेगा डिवाइडेड बाई योर इन्वेस्टमेंट, डिवाइडेड बाई योर कैपिटल। समझ में आई बात, लेकिन वो कैपिटल क्या था, ध्यान से देखो, डिवाइडेड बाई क्या कर रहे थे हम, इशू प्रोसीड कर रहे थे, या फिर हम अब डिवाइडेड बाई कैपिटल कर रहे थे, या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो भी कहोगे डिवाइडेड बाई कैपिटल करोगे। लेकिन वो कैपिटल भी कैसे होगा, शुरुआती में तो हमको डिवेंचर का पैसा मिला था 4,50,000, आखिरी में देना पड़ गया 5 लाख। इन रियलिटी कौन सा फाइनेंस है, कौन सा अमाउंट को हम ले, 4,50,000 को ना 5 लाख को, यही सवाल होता है। समझ रहे हो कि नहीं, 4,50,000 को हम रखें कि 5 लाख को, बिकॉज कभी 4,50,000 यूटिलाइज हुआ, फिर कभी हमको 50,000 5 लाख भी देना पड़ गया, तो इसलिए इन दोनों का एवरेज दिया जाता है। समझ रहे हो कि बात, तो इसलिए जब भी इन्वेस्टमेंट होता है इन दोनों का एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम किया जाता है, पहले जैसे पढ़ रहे थे अभी भी। समझ रहे हो, तो इसीलिए 5 लाख रुपीज प्लस 4,50,000
ये डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, लिख दे रहे हैं ऐसे। अब ये डिवाइडेड बाई 2, ये कैलकुलेशन हमारा जब हो जाएगा तब हमारा आंसर आ गया। अंडरस्टैंड द पॉइंट, यही बात है, समझ में आई बात। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहे थे हम। नीचे वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 5 लाख रुपया फर्स्ट 4,50,000 से शुरू किए थे, फिर 5 लाख रुपया कभी जाकर देना पड़ा। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि डिवेंचर्स हैविंग द वैल्यू 4,50,000 सम टाइम, 5 लाख सम टाइम, सो वेदर वी हैव टू टेक 4,50,000 और 5 लाख। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? इन ऑर्डर टू अवॉइड कन्फ्यूजन वी हैव टू टेक द एवरेज। तो हमेशा एवरेज किया जाता है। तो डिवाइडेड बाई 2, ऊपर डिवाइडेड 5 हुआ है, उसका मतलब नीचे डिवाइडेड बाई 5 नहीं कर दोगे, ये एवरेज आना है। अब इसको करेंगे हम कैलकुलेशन, समझ में आई बात? चलिए नीचे कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्वल टू, सबसे पहले लिखा हुआ था यहाँ पे देखो 60,000 आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे 60,000 आफ्टर टैक्स, सॉरी 1 माइनस 0.5, डायरेक्ट तो लिख देंगे जब दिख ही रहा है। ये होगा 30,000 रुपीज़ होगा, बिकॉज 60,000 से 50% आप हटा दोगे तो 30,000 होगा। ये 5 लाख माइनस 4,50,000, दैट मीन्स कि 50,000 डिवाइडेड बाई 5 होगा आपकी 10,000। तो यहाँ पे प्लस 10,000 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ 5 लाख, सब 4,50,000 का एवरेज करोगे तो कितना आएगा? 4,75,000 आने हैं। तो यहाँ पे आपको देखो 40,000 अपन 4,75,000 इक्वल टू जितना भी है उतना आप देख लो, 0.0842 और 8.42% और 8.42% लिख दो, ठीक है ना। दिस डेसिमल यू नीड नॉट टू राइट हियर इंटू 100 एट ऑल द टाइम्स, समझ में आई बात? यहाँ पे इंटू 100 लिखना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, यही बात है। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। चलिए ये तो हुआ एक, आगे बढ़ो, एक एक चीज़ करके आगे बढ़ना है, समझ में आई बात? क्योंकि जब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ कंपनी हम कैलकुलेट करेंगे तब फिर से वही कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी समझाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझाएंगे, रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस सब कुछ समझाएंगे, इसलिए उससे आगे बढ़ो, ठीक है। यही बात था, यही बात था। तो रिडीमेबल होने से और इरिडीमेबल होने से क्या फ़र्क पड़ता है? चलिए फिर से एक बार आपको रिकैप करवा दें कि जब आपको इरिडीमेबल लिखा हुआ है उसमें कोई बात नहीं कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर दो डिवाइडेड बाई जितना भी आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट बाई आपको जितना भी पैसा मिल रहा है इशू प्रोसीड्स, ठीक है। तो हम लिख दिए इंटरेस्ट बाई नेट प्रोसीड्स, यहाँ पे लिखे हैं इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स बाई नेट प्रोसीड्स, इतना ही काम है। ये नेट प्रोसीड्स फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सेट्रा माइनस होकर के होगा। जब रिडीमेबल है तब क्या समस्या आता है? बहुत ईजी, कोई समस्या नहीं। इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स लाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट खर्चा होगा ऐसा बात नहीं है, प्लस और भी खर्चा होगा। क्या खर्चा हो रहा है हम बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको खर्चा ही नहीं किया था, लॉसेस हो रहा है, क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम में हमको देना पड़ जाएगा ज़्यादा और इशू के टाइम में हमको मिल रहा है कम। तो डिफरेंस दैट मस्ट बी अपोर्शन्ड ओवर द यूजफुल पीरियड ऑफ द डेब्ट, तो डिवाइडेड बाई 5, बिकॉज 5 टाइम्स, क्योंकि एक साल में तो उतना खर्चा नहीं होगा, 5 साल में खर्चा होगा, इसलिए डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। फिर से होल डिवाइडेड बाई, वो ना बिगिनिंग में इतना देना पड़ेगा, एंड में इतना देना पड़ेगा, समझ में आई बात? तो उसका एवरेज कर दो, डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट हो रहा था, यहाँ पे नेट प्रोसीड्स हो रहा था, देखो यहाँ पे नेट प्रोसीड्स, लेकिन जब रिडीमेबल है उसका तो इशू प्राइस भी है और रिडेम्पशन प्राइस भी है, तो दोनों का एवरेज कर दोगे, हो गया बस उतना ही, और कुछ बहुत बड़ा समस्या नहीं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला क्या हो गया, कुछ नहीं, फॉर्मूला याद मत रखा करो, वैसे दिमाग ला के काम कर दो। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया इंटरेस्ट विच इज आफ्टर टैक्स 1 - t प्लस रिडेम्पशन प्रोसीड और इशू प्रोसीड का जो गैप रहेगा उसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीरियड्स, बस सिंपल, कुछ नहीं, गुटखा खा के थूकने वाला बात, समझ रहे हो कि इंटरेस्ट दैट मस्ट बी आफ्टर टैक्स प्लस रिडेम्पशन प्रोसीड्स एंड इशू प्रोसीड्स का जो गैप रहेगा दैट इज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पीरियड, सिंपल, डिवाइडेड बाई ना आप रिडेम्पशन प्रोसीड्स लोगे ना आप इशू प्रोसीड्स लोगे, मतलब रिडेम्पशन में कितना पैसा मिलेगा, इशू में कितना पैसा, तो नहीं लेना है, उसको क्या कर दोगे, एवरेज कर दोगे, यही तो बात है, डिवाइडेड बाई 2, सिंपल,
ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर दोगे। ऐसा करते ही आपको बिल्कुल कॉस्ट ऑफ डेब्ट मिल जाने हैं, अगर वो रिडीमेबल है तो। देखिए रिडीमेबल ही होता है संसार में, कोई बात नहीं। चलिए यही बात था, आगे और चर्चा करेंगे। यहाँ पे दिया कंपनी इशूज 10% डिवेंचर, और फिर अब लिखा हुआ अगर पार होगा तो क्या होगा, 10% डिस्काउंट होगा तो 10% प्रीमियम होगा। तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर दोगे इशू प्रोसीड को। अगर 10% डिस्काउंट में जा रहा है तो 90 रुपया कर दोगे, फिर उसमें ब्रोकरेज वगैरह है तो माइनस कर दोगे। 10% प्रीमियम है तो क्या होगा, ये जो आपका इशू प्रोसीड ना रिडेम्पशन, हाँ इशू प्रोसीड जो है वो बढ़ जाएगा, इसमें से घट जाएगा, यही बात है बस। डिवेंचर सर इशूड एट, और इशू हुआ था, हाँ ठीक है, ऐसा सब माइनस कर दोगे, इसमें थोड़ी ना कोई बहुत बड़ा समस्या है। कोशिश करो कोशिश करो। फिर लिखा हुआ बिट ई ब्रोकरेज इज पेड एट 2%, तो ब्रोकरेज 2% हटा दोगे, क्योंकि ब्रोकरेज उतना पे, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ डिवेंचर इशू एट पार। ठीक है, तो ये बिट 2 का आंसर देख लो, ब्रोकरेज 2% माइनस कर दोगे, करके देखो एक बार। ये कंपनी इशू प्रीफरेंस शेयर लिखा हो तो प्रीफरेंस शेयर पे आ जाते हैं भाई, सब भाई अच्छी बात है ना, प्रीफरेंस शेयर पे आ जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना। देखो क्या लिखे हुए हैं, सही बात। अब बोले सब कोई सो रहा है, कोई समस्या नहीं, जब 5 जन व्यक्ति आएगा तब भी हम बताएंगे और देखेंगे कि वो कौन आ रहा है, बस पूरी बात। तो ए कंपनी इशूज 1010%, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, हम लाइव बोलने का इसलिए आते हैं ताकि वैसे भी तो हो सकता था मुर्दा लोग की तरह रिकॉर्डिंग करके आपको दे भी देते, वो भी हो सकता था। इसमें और उसमें फ़र्क है, हम समझते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है रिकॉर्डिंग करना। अब देखो, ए कंपनी इशूज 1010%, तो कंपनी इशू कर रहा है 1010% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब प्रेफरेंस शेयर भाई सेम है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जैसे निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी वैसे निकाल देंगे। प्रेफरेंस शेयर 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, 5% डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ना आगे देखो, तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल आर 2000, यहाँ पे कैपिटल रेज कितना पे कर रहा है ना, 2000 पे रेज कर रहा है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग मतलब प्लोटेशन कॉस्ट, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ये भी कोई बात है, खुचरा बात बोल दिया हमारा सामने, ठीक है। अब तो हम औकात में आ गए, अब तो हमको बुक लाना पड़ेगा, क्योंकि 10 बार हम इसमें से देखने वाले हैं नहीं। तुम भी अपने पास बुक रखा करो। अच्छा ठीक है, हाँ एक्सरसाइज 4। A company issues 1010% प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, कोई समस्या नहीं, ठीक है। 1000 इशू कर रहा है, 10% एट द रेट 100, चलो लिख दो 1000 10% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, और ऊपर से डिस्काउंट 5%, तो ये डिस्काउंट में होने वाले हैं एट द रेट 5%, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल 2000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल इज द प्लॉटेशन कॉस्ट, प्लॉटेशन कॉस्ट ₹2000, और हमको कहा गया है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल इट इज डिनोटेड एज कैपिटल के स्मॉल p इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल अगेन के, वो वेस्टर्न वाला, ठीक है ना, ये थ्योरी है इसलिए के हो गया उसमें, कोई समस्या नहीं, लोग वैसे भी खाया खाया करते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है,
जितना देना पड़ जाएगा ऊपर लिख दो, जितना हमको मिलेगा नीचे लिख दो, बस हो गया काम खत्म। लेकिन देखना पड़ेगा बाबू हमको यहाँ पे कितना मिलेगा, ठीक है ना, यही बात है। पर यूनिट यहाँ पे काम नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट इन टोटल दिया हुआ है, ठीक है ना, यही बात है। कर लेते हैं, चलिए डायरेक्ट लिख देंगे, डायरेक्ट लिखने से भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। देखो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इक्वल टू, यहाँ पे इंटरेस्ट तो देना नहीं पड़ेगा, बाद में लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है, पहले लिख देते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 1000 के ऊपर 100 ईच, तो वैसे भी ऊपर लिख ही दो, 1 लाख के ऊपर 10%, तो डिविडेंड देना पड़ जा रहा है कितना, 1 लाख के ऊपर 10% इंटू 10% लिख दो, कोई गलत नहीं होने वाला है, कोई तुमको फांसी पे नहीं चढ़ा रहा। तो 1000 इंटू 100 इज द वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, उसका 10% डिविडेंड आपको दिया जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है ना, यही बात है। डिवाइडेड बाई हमको मिलेगा कितना, इतना तो हमको पड़ जाएगा देना, ये है पे आउट, ठीक है ना। हम रिसीव करेंगे कितना, रिसीव वैसे ही तो कॉस्ट निकलता है संसार में, हमको मिल रहा है कितना और हम दे रहे कितना, उसी का परसेंटेज ही तो कॉस्ट होता है संसार में, तो हमको कितना मिलेगा, चलिए हम देख लें कितना करके मिलेगा। तो 1000 के ऊपर इंटू लिख दे रहे थे रफली, 1000 के ऊपर 100 रुपया तो नहीं मिलने वाला है, 5% डिस्काउंट चल रहा है, तो 95 मिलेगा, ठीक है मिलेगा, थोड़ा सूखा रह रहा है फिर चल जाएगा, 95 मिलेगा। लेकिन फिर उतना भी नहीं मिलेगा, फ्लोटेशन कॉस्ट है कितना 2000, तो आपको 2000 तो दलाल खा जाएंगे, तो माइनस कर दो 2000। तो हम यहाँ पे क्या किए, हम पेमेंट कर रहे हैं कितना, ठीक है 10%, वो भी सालाना देखो हिसाब किए, 1 लाख का इंटू 10% सालाना, डिवाइडेड बाई हमारा मिल रहा कितना, नेट प्रोसीड्स कितना है, 1000 इंटू 95 मिलता, दैट विल अगेन रिड्यूस्ड विद द कमीशन। तो इक्वल टू यहाँ पे देखो 1 लाख का 10%, जहाँ तक मेरा पढ़ाई है 10,000, डिवाइडेड बाई ये होता था 95,000 बट माइनस 2000 93,000, समझ में आई बात। तो 10,000 बाई 93,000, 10,000 डिवाइड बाई 93, अरे भाई ये हम क्या कर दिया, डिवाइड बाई 93,000, तो यहाँ पे लिखो 0.1075, ठीक है 0.1075, और ये डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो 10.75%। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है यही बात है 10.75%। चलिए तो क्या समझे यहाँ पे, कैसे निकल गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अरे कुछ नहीं रे, डिविडेंड है देना, बहुत ईजी है, डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स, और इसको कह सकते हैं इशू प्रोसीड्स, काम खत्म। ये भी कोई बात हुआ बाबू भाई, देख रहे हो, तो डिविडेंड बाई नेट प्रोसीड्स और इशू प्रोसीड्स। सर बताओ, आप ना यहाँ पे टैक्स नहीं दिया हुआ था, भर करके अब बच गए, ठीक है ना, यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है, दिखाओ, चलिए देखते हैं। तो बिट 2 में दिया हुआ है टैक्स, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल की हम प्रेफरेंस कैपिटल की कॉस्ट हम निकालेंगे। डेटा क्या है, assume that firm pays 50% tax rate, compute after cost of capital of a preferred share sold at 100 with a 9% dividend and a redemption price is 110 if the company redeems it in 5 years। और ये तो अलग क्वेश्चन हो गया, जब क्वेश्चन ही चेंज हो गया तो कोई बात नहीं, चलिए पुराना क्वेश्चन से हम एक बार तो आपको रूबरू करवा दे रहे हैं। सुनिए बाबू, अगर यहाँ पे टैक्स होता तो क्या होता, यहाँ पे टैक्स रेट होता तो क्या होता, कुछ नहीं होता, टैक्स विल बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल क्यों, क्योंकि डिविडेंड हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है, समझ में आई बात। तो किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, देखो डिविडेंड, सो डिविडेंड फिर से नहीं लिखोगे, डिविडेंड आफ्टर टैक्स करके नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, बिकॉज डिविडेंड ऑलवेज प्रॉफिट के बाद टैक्स कटता है, उसके बाद ही जाकर के डिविडेंड दिया जाता है, समझ रहे हो कि नहीं। इसलिए प्रेफरेंस कैपिटल और इक्विटी कैपिटल की जब कॉस्ट निकाल रहे होगे
तब अब बिल्कुल 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 अच्छे बच्चे की तरह टैक्स की आपको डिडक्ट नहीं करना है, वहीं पे मार खा जाओगे। क्यों? क्योंकि आफ्टर टैक्स ही हमेशा होता है। उसका एक बताएं, आपको पता है तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो एक बार। प्रॉफिट स्टेटमेंट लिखो, प्रॉफिट स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजरियल डिसीजन आपको पता है ही। प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे चलता है, जब डिसीजन लेना हो तो प्रॉफिट स्टेटमेंट ऐसे बनता है। देखो हम लेफ्ट साइड से बहुत राइट आ गए हैं, इससे इसके बाद लेफ्ट जाएंगे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट स्टेटमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। उसके बाद क्या होता है, लेस इंटरेस्ट, समझ रहे हो कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, लेस इंटरेस्ट। फिर जो बचता है उसको क्या कहते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी कहते हो भाई। पूरा सही चल रहा है अभी तक। लेस टैक्स, यहाँ पे फिर टैक्सेस माइनस होता है, पूरा ठीक। टैक्सेस माइनस होने के बाद जो बचता है उसका नाम क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट होने के बाद ही प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है। सबसे पहले क्या प्रीफरेंस डिविडेंड होता है, उसके बाद इक्विटी डिविडेंड होगा। तो प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस होने के बाद अब जो बचता है वो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, पाफेस, समझ रहे हो, पाफेस, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये जो बचता है। दैट मीन्स कि हम टैक्स को कहाँ से पार कर गए, ये देखो यहाँ से हम पार कर गए, ठीक है ना। तो जब प्रीफरेंस डिविडेंड की बात आ रहा हो या फिर जब इक्विटी डिविडेंड की बात आ रहे हो, अच्छा सॉरी, ये प्रीफरेंस डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लेस इक्विटी डिविडेंड, तो लिखो इक्विटी डिविडेंड, समझ रहे हो, यही बात है। इक्विटी डिविडेंड माइनस करने के बाद क्या बचेगा, सरप्लस बचेगा, क्या बचेगा, सरप्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐसा बचेगा। रिजर्व को जाने के बाद होता है, इसलिए दिस इज इमटेरियल, उसको काट दो, नील हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन जितना भी प्रॉफिट अवेलेबल है सारा के सारा तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे दिया जाता है, क्योंकि पहले से रिजर्व वगैरह करके काम किया जाता है, कोई समस्या। तो इसका कहने का मतलब वही होता है कि देखो जब इक्विटी डिविडेंड दिया जा रहा है या फिर जब प्रेफरेंस डिविडेंड दिए जा रहे हैं तब और टैक्सेस का कोई भी यहाँ पे चक्कर नहीं है, समझ में आई बात। दैट्स वाई हमेशा वो आफ्टर टैक्स होते हैं, तो आपको ऊपर से नहीं करना है। एक बात याद रह गया, डिविडेंड नहीं करना है, ठीक है। अब चलिए प्रॉब्लम के और चलिए, तो यहाँ पे रिडीमेबल, फिर से वो इरिडीमेबल की बात था, अब रिडीमेबल की बात हो गया। जैसे यहाँ पे देख लो डिवेंचर रिडीमेबल होने से क्या होगा बताइए एक बार। ये देखो रिडेम्पशन वैल्यू नेट प्रोसीड्स ये था, आपको कॉपी करना। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल वही चीज़ है, फिर से इरिडीमेबल कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये थ्योरी आपको खुद से कॉपी करना है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल, रिडीमेबल, फिर से जब इरिडीमेबल है तो सीधा सीधा डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स होना है, आगे देख लो लिखा होगा। तो यहाँ पे जो भी लिखा हो उसके भाषा से समझ तो नहीं है, जो भी है ये प्रेफरेंस डिविडेंड बाय P0 लिखा हो, मतलब इशू प्राइस नेट प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ ए प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को इशू के हिसाब से देखा जाता है। तो नेट प्रोसीड्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर P0 लिखा हुआ, हालांकि आप इतना नाटक ना करके नेट प्रोसीड भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जब ई रिडीमेबल की सॉरी रिडीमेबल की बात आए, प्रेफरेंस शेयर कब रिडीम होगा उसका अगर दिया हुआ रहेगा डेटा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ रहेगा डेटा तो क्या करेंगे, तो ये पुराना जैसे वैसा ही होगा, पुराना जैसा वैसा ही होगा। जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे इंटरेस्ट की बात, जैसे हम कैलकुलेट कर रहे थे इंटरेस्ट के ऊपर सॉरी कॉस्ट ऑफ डेप्ट की बात रिडीमेबल के टाइम पे, वैसे ही होगा। बस एक फर्क पड़ेगा, ये प्रीफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स नहीं होगा, तो 1 - T नहीं लिखना है। बाकी रिडेम्पशन लेस इशू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, रिडेम्पशन इशू का एवरेज, ठीक है। ये इसलिए होता है ताकि हमको रिडेम्पशन में इतना दिया जा रहा है, इशू में इतना दिया जा रहा है, द डिफरेंस इज द कॉस्ट फॉर द कंपनी दैट विल बी अपॉर्चुनेट ओवर द नंबर ऑफ पीरियड एंड द रिडेम्पशन एंड इशू, ये दोनों का कॉस्ट का डुअलिटी कैसे हटाए, उसका एवरेज, द एवरेज विल बी टेकन फ्रॉम द बिगिनिंग कैपिटल एंड द एंडिंग कैपिटल, समझ रहे हो कि नहीं बात। बिकॉज नाइदर बिगिनिंग और एंडिंग में कौन सा सही है आज तक जस्टिफाई नहीं हो पाया, इसलिए उसका एवरेज हम कर देंगे, समझ में आई बात। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। चलिए देखो, आजिम द फार्म पेज 50%, इसको इग्नोर करो, समझ में आई बात। ये जानबूझ के दिया हुआ है, उसको ब्लू पेज नहीं हटता है क्या, हटता है, अच्छा। तो कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रीफर्ड शेयर, तो यहाँ पे आप धोखा खा जाओगे, ठीक है, उसको हटा इग्नोर कर देना है। अब देखो सोल्ड एट 100 विथ ए 9% डिविडेंड, तो 9% डिविडेंड
सोल्ड एट 100, 100 रुपये में हम बेच सकते हैं। एंड रिडेम्पशन प्राइस इज 110, तो रिडेम्पशन का टाइम 110 मिलेगा। इशू कुछ नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा। इफ द कंपनी रिडीम्स इट इन 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में रिडीम करेगा। अगर इशू भी चेंज होता तो कर देते। तो यहाँ पे फॉर बिट 2 हम काम करेंगे। एक्सरसाइज फॉर बिट 2, एक एक चीज हम यहाँ पे लिखेंगे पहले। कुछ तो डेटा ज़्यादा नहीं है और क्या लिखेंगे। वन 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, 100 ईच, लेकिन अभी हो गया 9%। नया डाटा के हिसाब से, सॉरी, नया डाटा के हिसाब से देखो 9% डिविडेंड अगर पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडेम्पशन होना है रिडीमेबल एट 110, लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे आपको 110 देना पड़ जाएगा, ठीक है। इफ द कंपनी रिडीम्स इट इन 5 ईयर, तो यहाँ पे रिडीमेबल एट 5 ईयर, तो रिडेम्पशन पीरियड, जो पीरियड है दैट इज 5 ईयर्स, यही तो बात है। तो कितना हो जाएगा उसका कॉस्ट ऑफ डेब्ट, एक आ गया है। चलिए हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ डेब्ट, तो यहाँ पे देना पड़ जाएगा सबसे पहले क्या, डिविडेंड, ठीक है। तो कैसे होगा फॉर्मूला, यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, डिविडेंड जो कि आफ्टर टैक्स नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी टैक्स दे रखा होता है। तो डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन प्राइस प्रोसीड्स माइनस इशू प्रोसीड्स। अगर कुछ डिफरेंस होता है तो वो हमारा लॉस है। रिडेम्पशन प्रोसीड्स मतलब इतने में हम देंगे और इतना हमको मिलेगा। अगर वो डिफरेंस हो रहा है तो दैट इज द लॉस फॉर द कंपनी एंड दैट विल बी अपॉर्चुनेट ओवर द ड्यूरेशन पीरियड ऑफ द कैपिटल, होल डिवाइडेड बाई रिडेम्पशन प्रोसीड्स जो रहेगा प्लस इशू प्रोसीड्स जो रहेगा उसका होगा एवरेज, ठीक है। उसी का कर देंगे हम एवरेज, बस इतना ही तो बात है। अंडरस्टैंड द पॉइंट, दिस इज द थिंग। अरे एक बार पर यूनिट करके देखते हैं, एक ही बात है ना, इतना बड़ा बड़ा फिगर लिखोगे क्या मतलब, परसेंटेज में ही तो निकालना है। तो एक यूनिट का काम करो। डिविडेंड चलो 9% देना पड़ेगा, मतलब क्या 100 रुपीज़ के ऊपर देना पड़ेगा। अरे भाई ये हमेशा फेस वैल्यू में होता है, ठीक है। तो 9% मतलब 9% देना पड़ जाएगा, प्लस प्लस क्या लिखे हुए देखो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से, रिडेम्पशन प्रोसीड्स माइनस इशू प्रोसीड्स। अभी तो हम पढ़े रिडेम्पशन कितना में होना है 110, माइनस इशू प्रोसीड्स के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 100 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर दैट मीन्स ओवर द 5 ईयर्स। समझ में आई बात। अगर यहीं पे कंडीशन लिख देता तो सारे के सारे कंडीशन हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं ताकि आपको फायदा हो। यहीं पे कंडीशन लिख देता है कि आपको जो इशू कर रहे हो ना, इशू प्रोसीड्स वो भी या फिर डिस्काउंट या प्रीमियम में हो रहे हैं, तो इसको भी एडजस्ट करना पड़ता है, ये वाला फिगर को भी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप देख लो आपको फायदे हो रहे हैं या नुकसान। नुकसान होता है कभी, फायदा थोड़ी होता है। डिवाइडेड बाई कभी हमको 110 रुपया मिला, कभी 100 रुपया चुकाना पड़ रहा है, तो एक्चुअल कैपिटल क्या है, उसीलिए हम उसको एवरेज कर लेंगे, ठीक है ना। तो 10/100 का एवरेज कर लेंगे, ऐसे करके एक बार कोशिश करके देखते हैं। तो इक्वल टू ये कितना हो जाना है 9 रुपये प्लस, ये हम क्या किया अभी ना, इनटू सारे के सारे अगर इन टोटल करते, टोटल कैपिटल का कितना कैपिटल वैल्यू हुआ, रिडेम्पशन वैल्यू हुआ करते तब भी होता, और एक यूनिट का हम काम किए यहाँ पे एक शेयर पे तब भी होगा। क्यों, क्योंकि परसेंटेज तो निकलना है, कौन सा अमाउंट निकलना है, समझ रहे हो। तो 9 प्लस 110 माइनस 100, 10% डिवाइडेड बाई 5 2%, 110 प्लस 100 इसका एवरेज कितना होना है 105, समझ रहे हो बात। तो 11 रुपये अपॉन 105, दिस इज व्हाट कॉल्ड आवर इफेक्टिव रेट ऑफ कॉस्ट। समझ रहे हो, देख रहे हो क्या पड़ रहा है। तो हमको इफेक्टिवली ये जो 11/105 हम आपको समझा रहे हैं, आपको यहाँ पे दिखने के लिए दिख रहा है कि 9% डिविडेंड देना पड़ेगा, इन रियलिटी हमको 11 रुपये देना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखने के लिए आपको दिख रहा कि 110 रुपया में रिडेम्पशन होगा, 100 रुपया हमको मिलेगा, लेकिन इन रियलिटी हम कितना इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा दे रहे हैं 105 रुपये के ऊपर हम दे रहे हैं। अगर 105 रुपये कोई लाएगा तो 11 रुपये उसको देना पड़ रहा है। दिस इज व्हाट कॉल्ड द इफेक्टिव कॉस्ट, दिस इज व्हाट कॉल्ड द इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। अभी इफेक्टिव का मतलब समझ में आ रहा है,
विच इज इन रियलिटी, विच इज एब्सोल्यूट, विच एक्चुअली हैपेंड, जो सपना नहीं है, जो हकीकत है। तो हकीकत में 11 रुपये देना पड़ रहा है और हकीकत में 105 रुपये हमको मिला है। ठीक है, इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे चलता है। तो 11/105 इक्वल टू 10.475, जो भी निकला आंसर में कुछ दिया हुआ है क्या, तो 0.1047, ठीक है, ऐसा निकला है 0.1047 और 10.47% और 10.47% और 10.47%। मतलब का है हम समझा रहे हैं बाबू, मतलब का है समझा रहे हैं, implies that for incurring ₹100 you have to pay 9% as dividend, you have to pay 10 rupees extra at the time of redemption, whatever may be the cost and etc. Finally you have to pay 10.47%. अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। मतलब फाइनली इफेक्टिव है 100 रुपये लाने के लिए 10 पॉइंट ये 10.5 रुपये आपको चुकता करना पड़ रहा है इफेक्टिवली। दिस इज व्हाट कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, केपी। केपी कल्याणी पब्लिशर नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 10.47%। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो इसका फॉर्मूला क्या है एक बार फिर से देख लो, यही बात है। तो फॉर्मूले ही सिर्फ याद रखोगे तो नहीं याद रहेगा, उसका लॉजिक, इसका भाषण याद रख लो, कहीं ना कहीं ज़्यादा समझ आएगा। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्वल टू डिविडेंड, जो कि आफ्टर टैक्स नहीं होगा, क्योंकि डिविडेंड का मतलब ही होता है टैक्सेस के बाद होता है, प्लस ये रिडेम्पशन के टाइम पे हम दिए थे कितना, इसके टाइम हमको मिलेगा कितना, वो जो उसका गैप है वो लॉस है। एंड ये लॉस 1 साल का लॉस नहीं है, पूरा 5 साल का ना, ओवर द 5 ईयर्स, दैट्स व्हाई इट इज अपॉर्चुनिटी एज द डिवाइडेड बाई एन, मतलब 5 साल में उसको डिवाइड कर दे। क्यों? क्योंकि कॉस्ट हमेशा निकलता है ऐसा, देखो दिस इज परसेंटेज पर एनम। पर एनम का मतलब होता है 1 साल के लिए, सालाना, तो 1 साल के लिए, तो इसलिए हम इसको पर ईयर कर दिया। कन्वर्ट कैसे करोगे पर ईयर में, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, तो डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स, ये पर ईयर हो गया, डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल, डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल, ये दिस इज द बिगिनिंग कैपिटल, दिस इज द एंडिंग कैपिटल, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एवरेज कैपिटल। अंडरस्टैंड द पॉइंट्स। तो 10.47% इज द आवर, इज द थिंग, यही बात है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम समझाने वाले हैं, यही बात है। कुछ और हम देख रहे हैं, अगर कुछ हो जाए, मिल जाए तो। तो इक्विटी कैपिटल दिया हुआ, तो हम बढ़ते हुए हमारा पीपीटी की तरफ। देखो तो रेडीमोल प्रेफरेंस शेयर, ये जो दिया हुआ है रेडीमोल प्रेफरेंस शेयर बाबू, इसका कॉस्ट कैसे निकलेगा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और आप जब भी एग्जाम में लिखोगे सॉल्यूशन, तो कॉस्ट ऑफ रेडीमोल प्रेफरेंस शेयर लिखोगे, कॉस्ट ऑफ रेडीमोल प्रेफरेंस शेयर के बारे में आप जो भी लिखे हो, यहाँ पे डिविडेंड लिखोगे, इशू रिडेम्पशन प्राइस, ये एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप लिखोगे उस सबको समझाओगे, वायर दिस वन समझाओगे, समझ रहे हो कि नहीं। और ये कैसे क्या हो रहा है, नोट्स वगैरह भी लिखोगे, यही बात है यहाँ पे दिया हुआ था। तो यहाँ पे देख लो, सिंपल डिविडेंड बाई प्रोसीड्स कर देने से आपको मिल जाएगा। जहाँ पे कोई रिडम्पशन की बात नहीं हुआ है उसका मिल जाएगा कॉस्ट, जहाँ पे रिडम्पशन की बात हुआ है उसमें नंबर डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड 2 कर दोगे, यहाँ पे मिल जाएगा। और ये जो थियरी है सेल्फ स्टडी आप देख लो, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की बात कर रहे हैं हम, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल की बात हम देख लो, बता रहे हैं। वैसे तो आगे बहुत कुछ है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, डिविडेंड अप्रोच, अर्निंग अप्रोच, फिर जॉर्डन मॉडल, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स,
उसके बाद ना जाकर के वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, कल देखते हैं। धन्यवाद। ठीक है।